हमने जो हमारे लास्ट लेक्चर से फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इस चैप्टर के ऊपर हमने फोकस करना शुरू किया था। फिस्कल पॉलिसी में क्या आता है? टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर। और जो फिस्कल पॉलिसी है ये गवर्नमेंट बनाती है थ्रू एनुअल बजट। और उसी के साथ हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? ये आरबीआई बनाती है। बस एक आप मोटा सा हिसाब रख लिए। मॉनेटरी पॉलिसी डील्स विद सप्लाई ऑफ मनी, जैसे रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना, इस तरह के। तो एक कैच और बॉटम लाइन ये है कि गवर्नमेंट डील्स विद द फिस्कल पॉलिसी एंड सेंट्रल बैंक्स डील विद द मॉनेटरी पॉलिसी। रिसेंटली आपने सुना होगा रघु राजन जी और उसके बाद दो गवर्नर रिजाइन कर गए थे बिकॉज of there were allegations that government was interfering with the autonomy of RBI. So RBI is an autonomous institution, and if we want that India should keep on developing at good pace, then we should respect the autonomy of RBI. तो हमारे पास जो फिस्कल पॉलिसी है ये बजट से एनंशिएट होती है। बजट के दो पार्ट होते हैं, कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट। और रेवेन्यू अकाउंट के कॉरेस्पॉन्डिंग होती हैं रेवेन्यू रसीट्स। ये हमने रेवेन्यू रसीट्स लिख रखा। और इसी के साथ दूसरी ओर हमारे पास होती हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दूसरी ओर। रेवेन्यू रसीट्स के फर्दर हमने दो हिस्से किए हैं, टैक्स रसीट्स और नॉन टैक्स। टैक्स नॉन टैक्स होता है जैसे फीस होती हैं हमारे पास। नॉन टैक्स में फीस होती हैं जैसे आप कोई स्टाम्प पेपर लेते हो तो उसका कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को फीस जाती है, या कई तरह की फीस होती हैं विच आर पेड टू द गवर्नमेंट, उसको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। वो मैंने एक एग्जांपल दिया, बट देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। और टैक्स रेवेन्यू में इनकम टैक्स एंड एक्सपेंडिचर, प्रॉपर्टी एंड कैपिटल टैक्स, कमोडिटी एंड सर्विसेज टैक्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ इनको एक कॉर्पोरेट टैक्स दे देना चाहिए था। अगर कोई डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो सीधा लगाया जाता है, मतलब कि जिसमें इंटरमीडियरी नहीं होते, जैसे जीएसटी एटसेट्रा। ये इनडायरेक्ट एक्साइज ड्यूटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, और इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स। इसी तरह से कॉर्पोरेट टैक्स होता है, जैसे एक आदमी की इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाता है, इसी तरह से एक कॉर्पोरेट बॉडी की इनकम के ऊपर हम कॉर्पोरेट टैक्स लगाते हैं। और भारत की जो टैक्सेशन की रसीट्स है इसमें मैक्सिमम परसेंटेज जो है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स की है। और अब मैं थोड़ा नॉन टैक्स रेवेन्यू की तरफ आ जाऊं तो एक बार फिर से आपको बताता हूं, दिस इज द बजट। बजट के दो हिस्से होते हैं, रेवेन्यू रसीट्स, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू अकाउंट पे रेवेन्यू अकाउंट को डील करते हैं तो एक तरफ जो पैसा कहाँ से आता है, एक्सपेंडिचर कहाँ पे हम उसको खर्च करते हैं। तो जो हमारे पास इस केस में जैसे टैक्स के बाद हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रॉपर्टी एंड कैपिटल टैक्स, कमोडिटी एंड सर्विसेज टैक्स, इसमें जीएसटी एटसेट्रा आ जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूँ। एक कंपोनेंट इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी एंड कैपिटल टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स भी होता है, और उसके साथ कमोडिटी एंड सर्विसेज। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है उसमें करेंसी, कॉइनेज एंड मिंट, और इंटरेस्ट, रसीट्स एंड डिविडेंड्स एंड अदर्स में फीस एटसेट्रा आ जाती हैं, जो सरकार फीस लेती है उसमें ये सारा कुछ आ जाता है। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, ये हमने रेवेन्यू बजट का रिसीट्स किया था, अब हम एक्सपेंडिचर करेंगे। रेवेन्यू अकाउंट के ऊपर एक तो प्रशासन का खर्चा आता है, जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस, पुलिस, जुडिशरी, डिफेंस। और उसके बाद सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, एजुकेशन, मेडिकल, एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। और इकोनॉमिक सर्विसेज जैसे जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड एटसेट्रा। तो ये हमारे पास रेवेन्यू आ गया। बजट के दो हिस्से, पक्का इसे याद रख लो, आपने बजट को आए साल डील करना है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द बजट, एक रेवेन्यू अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट पे रिसीट्स, जहां से पैसा आता है उसको रिसीट्स बोलते हैं, और जहां पे जाता है उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, खर्च होता है जिसको, ऐसे बोलिए। इसी तरह से
अब कैपिटल कैपिटल होता है जो मेजर हम किसी से पैसा लेते हैं, किसी को लोन देते हैं तो वो एक्सपेंडिचर हो गया, किसी से लोन लेते हैं तो वो रिसीट हो गया। तो जैसे हमारे पास रेवेन्यू अकाउंट के दो हिस्से थे, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, उसी तरह के कैपिटल अकाउंट के भी हमारे दो पार्ट्स होते हैं, वन इज रिसीट्स एंड अदर इज एक्सपेंडिचर। तो पैसा कहाँ से आता है? एक तो आप नेट मार्केट से बोरोइंग करते हो, और उसके बाद जैसे मार्केट से बोरिंग करते हो, दूसरा हमारे पास नेट रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। जैसे आपने देखा होगा इंडिया अनाउंस कर देता है कि जी हमने नेपाल को इतने मिलियन डॉलर का लोन दे दिया, लंका को इतने का दे दिया, फलाने को इतने का दे दिया। वो जो लोन्स है उनकी किस्तें आती हैं। तो एक तो मोटा पैसा, कैपिटल को आप ऐसे समझो देसी भाषा में कि मोटा पैसा कहाँ से आता है, मोटा पैसा कहाँ पे जाता है, ठीक है ना? मनी इन बल्क कम्स फ्रॉम, जो आप किसी और देश को बड़े बड़े लोन्स देते हो उनसे रिकवरीज आती है। और फिर आप मार्केट से बोरिंग करते हो, वहां से भी ज्यादा पैसा आता है। और एक पैसा आता है कि जैसे हमारे पास एनपीएस है आजकल, एक नेशनली न्यू पेंशन स्कीम 2004 के बाद जिन एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया, तो उनमें हमारे पास एक न्यू पेंशन स्कीम आई है। जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें ऐसे होता है कि अगर किसी आदमी का सीपीएफ 100 रुपया कटता है तो 100 रुपया गवर्नमेंट डालती है, तो वो 200 रुपया हो गया। पहले तो वो ऐसे था कि गवर्नमेंट के पास पड़ा रहता था, गवर्नमेंट उसके ऊपर ब्याज देती थी और उस फंड को अपने आप इस्तेमाल करती थी। अब वो सारे का सारा जो फंड है दैट इज इन्वेस्टेड इन द शेयर मार्केट, जैसे एल आई सी इंश्योरेंस, एसबीआई इंश्योरेंस, इसमें इसकी इन्वेस्टमेंट इस समय हो रही है। और वो एक सेविंग्स का पैसा है, जीपीएफ का पैसा, सीपीएफ का पैसा, ये भी बल्क में आता है। कैसे आता है? अगर मैं आपको एक रफ एस्टिमेट दूं तो पूरे हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट्स गवर्नमेंट के 2 करोड़ से ऊपर एम्प्लॉय हो गए। पंजाब में 4 लाख के पास हैं। अगर मैं 4 लाख की रेशो ही लेके उठा लूं, एवरेज ले लूं, तो 1 करोड़ तो यही हो जाता है हमारे। एक 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 1.5 करोड़ तो यही हो जाता है। और 2-2.5 करोड़, मैं 2 करोड़ की फिगर लेके चलता हूँ। 2 करोड़ जो है सीपीएफ वाला बंदा है, अगर सीपीएफ वाले बंदे की एवरेज कंट्रीब्यूशन में 10,000 लगा लूं, तो 20,000 करोड़ की सेविंग्स का फंड सरकार के पास एक महीने का आ जाता है लोगों का। और वो 20,000 करोड़ इज नाउ बल्क मनी। हम कई बार सोचते हैं कि इनकम टैक्स बहुत है जी, अक्षय कुमार ने जी 40 करोड़ इनकम टैक्स दे दिया। कहाँ 40 करोड़, और कहाँ यहाँ पे 20,000 करोड़ एक महीने का आ रहा है। तो दैट्स वाई दिस इज कैपिटल। इसको हम कैपिटल में डालते हैं, इनकम टैक्स और जो कॉर्पोरेट टैक्स है इसको कैपिटल में नहीं हम डालते, इसको हम रिसीट्स में रखते हैं। तो इसी तरह से अदर से हमारा पैसा आता है। और अब ये कैपिटल अकाउंट का जो पैसा है ये लगता कहाँ पे है, इसके एक्सपेंसेस कहाँ पे होते हैं, ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है। एक्सपेंडिचर इसके लोन, जैसे स्टेट्स को यूनियन पंजाब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लेती है। आपने देखा होगा जो पंजाब की आतंकवाद की सारी लड़ाई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे पैसा लगाया, और बाद में वो सारा पैसा था जो वो पंजाब गवर्नमेंट की ओर इन द फॉर्म ऑफ लोन, उसको एक लोन बना दिया। उन्होंने बोला कि जो लॉ एंड ऑर्डर है ये स्टेट सब्जेक्ट है, और जो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को दुरुस्त करने के लिए जितना भी एक्सपेंसेस हुआ है, क्योंकि मैं सीधा लॉजिक बताता हूँ वो कैसे बात करते हैं। कहते हैं कि अगर हम देखें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल में लिस्ट दी गई है, तो उसमें जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में लॉ एंड ऑर्डर आता है। पंजाब में 1978 से लेके 1992 तक लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बहुत खराब रही। तो लॉ एंड ऑर्डर वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट प्राइमरीली। तो उन्होंने बोला जितना पैसा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर खर्च है वो गवर्नमेंट पे करेगी, और वो गवर्नमेंट का लोन में उसमें उसको लोन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मैंने एक आपको चलते चलते बात बता दी। वैसे स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से बड़े लोन लेती है, और कई बार क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से भी लोन ले सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव टू इशू द गारंटी।
और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में इकोनॉमिक, सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो भी एक्सपेंसेस हैं ये कैपिटल अकाउंट पे पड़ते हैं। डिफेंस के जो इक्विपमेंट परचेज है, देखो डिफेंस के दो तरह के एक्सपेंसेस हैं। एक तो जो सैलरीज है, डिफेंस पर्सोनल की सैलरीज है, वो तो जाएगी रेवेन्यू अकाउंट के ऊपर, नोट कीजिए इसको, दैट विल गो ऑन रेवेन्यू अकाउंट। जो डिफेंस इक्विपमेंट की परचेज है दैट विल गो ऑन कैपिटल अकाउंट। तो अब बिल्कुल मैं देसी भाषा में अगर इसको बोलूं तो कैपिटल अकाउंट का मतलब मोटा खर्चा, बल्क एक्सपेंसेस, बल्क receipts and bulk expenses, capital account. Ordinary receipts and expenses revenue account में। तो ये सारा पॉइंट यहां से क्लियर हो गया। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, देखिए गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए मनी बोरो करती है, ठीक है। तो देखिए जो मॉडर्न समय, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। मतलब कि इंडिया लोक भलाई, इंडिया जो स्टेट रन की जाती है, ना तो ये अकेली लॉ एंड ऑर्डर के लिए रन की जाती है, ना ही किसी के प्रॉफिट के लिए, ना ही पुलिस स्टेट है। बेसिकली इट इज वेलफेयर स्टेट। पुलिस whole setup, whole administrative setup is used for the public welfare. तो public welfare is the ultimate aim. तो अब उसमें हम क्या करते हैं, we have got the fiscal policy and budgetary policy refers to the use by the government of various instruments such as, इसमें होता क्या क्या है, टैक्सेशन होती है, एक्सपेंडिचर होता है, बोरिंग होती है। और हम टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर और बोरिंग किस चीज के लिए करते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और फुल एम्प्लॉयमेंट, और उसके साथ टू एस्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट। In the context of economic liberalization, the major theme of fiscal policy comprises, देखिए ऐसे था, जो लिबरलाइजेशन है, इन द वर्ड्स ऑफ ग्रेट डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब कहते थे कि लिबरलाइजेशन is not going away from the objectives of Nehruvian model or objectives of welfare state. It is just carving out a new route to achieve the objective of the welfare state. तो उनमें क्या था, a systematic effort simplify structure, tax structure and tax laws। मैं इसमें दो बातें आपको बता, जो इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर था इट वाज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर होगा उतनी ज्यादा टैक्स असेसमेंट में डिस्प्यूट आएगा, और जितना ज्यादा टैक्स असेसमेंट में डिस्प्यूट आएगा उतनी कम टैक्स कलेक्शन होगी। दोबारा नोट कीजिए, जितना ज्यादा टैक्स स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होगा उतने ही ज्यादा टैक्स डिस्प्यूट्स आएंगे, और जितने ज्यादा टैक्सेशन डिस्प्यूट्स होंगे उतने ही कम हमारे पास पैसे और डिलेड आएंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर, लीस लिटिगेशन एंड मोर money received in the form of tax in short time, पहली बात। दूसरा, टैक्स लॉस। सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, सिंपल टैक्स लॉस, सिंपल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर, कोई टैक्स असेसमेंट में एम्बिग्यूटी ना हो। अगर टैक्स असेसमेंट में एम्बिग्यूटी नहीं है तो टैक्सेशन डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, कोर्ट में केसेस नहीं पड़ेंगे, और सरकार को टैक्स का मनी जल्दी से मिल जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, जो बड़ी कंपनी है उनके पास बड़े बड़े लॉयर होते हैं, और हमारे पास जो ऑफिसर उनसे कोर्ट में डिबेट करने के लिए जाता है, उसकी
टोटल इनकम उतनी भी नहीं होती जितना एक कॉरपोरेट सेक्टर से लायर आने वाले लायर की गाड़ी का खर्चा हो। तो दे हैव गॉट ए बैटरी ऑफ लॉयर्स। वो सरकार को जीतने नहीं देंगे। अगर जीतने नहीं देंगे, अगर वो टैक्स पे भी करेंगे, देन दे विल पे इन ए वेरी डिलेड मैनर। तो उससे क्या होगा, जो टैक्स आपको 10 साल पहले 1 करोड़ रुपए आना चाहिए था, वो आज से 5 साल बाद, 15 साल बाद 75 लाख रुपए आ जाता है। तो डी फैक्टो तो उससे तो भाई उस समय अगर 1 करोड़ की जगह के ऊपर हमारे पास 20 लाख भी आ जाता, दैट कुड हैव बीन बेटर। So what is required? We required simple taxation laws and simplified ways of tax collection. जितनी कम फॉर्मेलिटी होगी उतना आपके पास एश्योर्ड मनी आएगा। जितना आपके पास एश्योर्ड मनी आएगा उतना ही आप मतलब के कॉन्फिडेंस से उतनी आपकी जो बजटिंग बेटर होगी, उतना ज्यादा मनी आपके पास होगा और आप मनी को स्पेंड कर सकते हैं। So a deliberate move to a regime of reasonable direct tax rate and better administration and enforcement. एक बात और है, higher the taxation rate, more will be evasion of taxes. अगर आप टैक्स रेट कम कर देते हो, ठीक है ना, अगर आप टैक्स रेट कम कर देते हो तो टैक्स की इवेशन, टैक्स की चोरी भी कम होती है। अगर आप टैक्स रेट 50% रख देते हो तो हाउ विल ऑर्गेनाइजेशंस पे द टैक्स? वो कहेंगे ठीक है 10 रुपए वकील वकील के ऊपर खर्च कर दो, 10 रुपए का टैक्स पे कर दो, 10 रुपए लायर के ऊपर खर्च कर दो, हमारे 30 रुपए बच जाते हैं। अगर आप उस 50 रुपए के टैक्स को कम करके 15 रुपए कर देते हो तो वो बोलेंगे यार क्यों वकीलों को रखना, क्यों ऐसे करना, वैसे भी 20 रुपए देना ही है तो 15 रुपए दे के छोड़ो यार पास से। और उससे क्या होता है, गवर्नमेंट की एनर्जी बचती है और टैक्स कलेक्शन ज्यादा होती है। एक डॉक्टर चलैया थे, मैं बात बताता हूँ, जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ तो पॉलिसी ये थी कि आप ज्यादा टैक्स लगाओ, जितना ज्यादा टैक्स रेट होगा उतना आपके पास पैसा ज्यादा आएगा। तो ये थ्योरी थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने ये देखा कि अगर टैक्सेशन रेट ज्यादा है तो क्योंकि टैक्स लॉस में एम्बिग्यूटीज होती हैं, रह जाती हैं, और उनको लॉयर्स पकड़ लेते हैं, फिर लिटिगेशन होता है। तो हायर टैक्सेशन होने के बावजूद भी जो गवर्नमेंट के पास मनी कलेक्शन आती है वो कम आती है। तो इस तरह से तो ये 1990 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट हुई तो गवर्नमेंट ने ये बात करनी स्टार्ट की, सिंपल टैक्सेशन लॉ एंड सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। और एक बात मैं आपको बता दूं, देयर आर 3 स्टेप्स इन टैक्सेशन। वन इज असेसमेंट। टैक्स असेसमेंट, सबसे पहला डिस्प्यूट किस बात के ऊपर होता है? टैक्स असेसमेंट। फिर उसकी पेमेंट, फिर पेमेंट पे डिस्प्यूट आता है। तो इस तरह से तीसरा फेज टैक्स असेसमेंट, टैक्स पेमेंट एंड देन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो अब हमारे पास, मैंने जब आपको बजट पढ़ाया था तो ये बात समझाई थी कि हमारा बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है और राष्ट्रपति जी की ड्यूटी होती है कि वो इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैं, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, उनके सामने इसको रखाए। बजट शुड बी प्रेजेंटेड, should be put on the table of both the houses। तो इस तरह की पॉलिसीज हमारे पास आती हैं। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसी तरह से हमारे पास इसके अलाइड 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 113, तो वो है कि एस्टिमेट्स आपने कैसे, एस्टिमेट्स एंड एक्सपेंसेस। कई बार ऐसे होता है कि बजट बनाना है, बजट कैसे बनाना है? You have to show separately estimates of revenue and estimates of expenses। इस तरह से ले डाउन किया हुआ है।
और द जनरल बजट is presented in Lok Sabha by the Minister of Finance. Under budget or annual financial statement is the statement of estimated receipts and expenditures. तो जो भारत का बजट है, बजट ईयर है, ये अप्रैल 1 से मार्च 31 तक होता है और ये 11 बजे प्रेजेंट होता है ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। तो जो हमारे पास पिछली सरकार, पहले तो ये 3 बजे प्रेजेंट होता था इंडिया में, ये एक ट्रेडिशन थी। बजट वॉज प्रेजेंटेड ऑन 3:45 या 3:30 PM शाम को। लेकिन ये एक हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी, एनडीए गवर्नमेंट की, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने 3:45 से टाइम को नीचे लाके 11 AM कर दिया। तो द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स द फॉलोइंग डिटेल्स। इसमें क्या होता है ये आप बहुत ध्यान से सुनो। आने वाले साल के प्रपोज्ड रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस, पैसा कहां से आएगा और कहां पे जाएगा, इसके अनुमान इस साल के, जो साल शुरू हो रहा है, आने वाला साल। दूसरा पॉइंट, ये बहुत ध्यान से सुनो, प्रीवियस बजट एस्टिमेट्स, पिछले साल के बजट एस्टिमेट्स क्या हैं। तो पिछले साल के बजट एस्टिमेट्स कब तैयार होंगे, मैं समझाता हूं। अब ये सितंबर का महीना आएगा, सितंबर की जो लास्ट डेट होती है तब तक जितने वीडियोज होते हैं, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स, वो एक स्टेटमेंट देते हैं गवर्नमेंट को कि इतना पैसा हमने खर्च कर दिया है इस साल में, इतना हमारे पास बाकी पड़ा है, इतना हमें चाहिए इसी साल में। और पिछले साल में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में सितंबर तक हमने इतना पैसा खर्च कर दिया था। तो ये फिगर चाहिए। जो मैंने फिगर्स अब मैं दे रहा हूं कि सितंबर तक हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, ये फिगर पूरे हिंदुस्तान से इकट्ठी की जाएगी। इकट्ठी करके उसको फिर फाइनल फिगर जो तैयार होगी वो अगले साल के बजट में प्रेजेंट होगी एज प्रीवियस बजट एस्टिमेट्स एंड एक्सपेंसेस। और इस साल की जो फुल फिगर है वो किस साल मिलेगी, अगले से अगले साल। मैं एक बार फिर से क्वांटिफाई करता हूं। ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021। 2021 की जो 2021 में क्या हुआ, जो इस बार जो बजट हुआ उसमें क्या हुआ, मैं पहले ये बताता। इस बजट में एक तो 2021 के जो खर्चे अनुमानित इनकम और एक्सपेंसेस, जिसको हम रिसीट्स और एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ये एक पार्ट 2021 का। उसके बाद 1920 का, पिछले साल का बजट एस्टिमेट्स लास्ट ईयर का, ना सॉरी, फिगर्स ऑफ लास्ट ईयर, तो वो कब तक की होंगी, सितंबर 2019 तक के। उसके साथ एक और होगा, इसमें नहीं लिखा, मैं आपको मत समझाता हूं। उसके साथ एक और होगा, एक्चुअल्स ऑफ किस साल का आएगा, 18-19 का। दोबारा सुनिए, इस साल का जो बजट प्रेजेंट होगा उसमें 3 तरह की फिगर्स होती
फर्स्ट एक्चुअल्स मैं 20-21 की बात कर रहा हूं, इसमें एक्चुअल होगा 18-19 का, ठीक है ना। तो 19-20 का जो होगा दैट विल बी जस्ट एक्चुअल अप टू सितंबर, या मत एस्टिमेटेड भी होगा, वो भी एस्टिमेटेड ही होगा, ठीक है। और 20-21 का क्या होगा, प्रोजेक्टेड, estimated receipts and expenses of present financial year 2021, उसके बाद previous budget estimates 1920 और actuals of now actuals of 18-19। तो जब मैं ये आपको बात बता रहा हूं तो कई बार ऐसे लगता है कि बजट इज ए यूजलेस डॉक्यूमेंट। क्या आज हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि 18-19 में सरकार ने इतना बोला था कि किसानों के लिए पैसा रखा है, इतना गरीबों के लिए रखा है, वो तो उन्होंने स्टेटमेंट देके मीडिया की न्यूज बन गई, लेकिन कितना एक्चुअल दिया वो कभी कहीं नहीं आया। तो बजट में क्या होता है, देयर आर ऑलवेज एस्टिमेट्स, एक्चुअल्स होते हैं लेकिन वो मीडिया में नहीं आते, डिस्कस नहीं होते। तो कई बार जो हम बजट की बात करते हैं, जब बजट का एनालिसिस करते हैं, तो उसमें ये बात आती है कि एक्चुअल्स तो कभी डिस्कस ही नहीं होते। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द बजट। चलो मैं, हो सकता है इन फ्यूचर मैं एक लाइन इसमें ऐड कर दूं, क्योंकि हम इसे ऐसे नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट की इंटेंशन गलत है, नो नॉट एट ऑल। क्योंकि जो मैनुअल कंपाइलेशन का प्रोसेस है ये बहुत लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड है। अब जैसे ही कंप्यूटराइजेशन हो रही है, मे बी के आज से 10-15 या नॉट मोर देन 10 ईयर्स, इवन 5 to 6 ईयर्स आफ्टर इट, तो हमारे पास एक एबिलिटी आ जाएगी कि जब बजट प्रेजेंट होगा वी कैन इमीडिएटली प्रेजेंट द एक्चुअल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। क्योंकि अब जो रिपोर्टिंग है वो ऑटोमेटिक होनी शुरू हो गई है और इसको स्टेबलाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मे बी के अगर कोई गवर्नमेंट इतनी बोल्ड हो तो दैट में इवन टॉक अबाउट द एक्चुअल्स। तो चलो हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो गवर्नमेंट फोरकास्ट रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगले साल के लिए गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास इतना पैसा आएगा, इतना एक्साइज से आ जाएगा, इतना इससे आ जाएगा, इतना इससे आ जाएगा। दे आर जस्ट स्टेटमेंट्स। वैसे ही हमारा एक्साइज 20% बढ़ जाएगा। जब बाद में एक्चुअल आता है तो ऐसे होता है कि एक्साइज तो कम हो गया। अगर एक्साइज कम हो गया, मीडिया न्यूज ये आती है कि एक्साइज कम हो गया, लेकिन बाद में ये नहीं आता कि एक्साइज कम होने के कारण किन किन स्कीम्स के ऊपर कट्स लगाए गए। तो एक्चुअली ये भी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। गवर्नमेंट फोरकास्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट इज प्रपोज चेंजेस इन टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर एलोकेशंस। तो अब जैसे हम एस्टिमेट्स की बात करते हैं तो फिर उसमें हमारी चेंजेस की बात भी होगी कि टैक्स बढ़ाना है, कम करना है, या टैक्स का बेस बढ़ाना है, या कोई नया टैक्स लगाना है। अब हमारे पास गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा है, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि दैट के आप जो टैक्स है वगैरह वो नहीं बढ़ा सकते। गवर्नमेंट उसे लॉस ऑफ वोट की टर्म्स में लेती है। तो प्रपोज चेंजेस इन टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर एलोकेशन। एक्सपेंडिचर एलोकेशन में क्या होता है, कई स्कीम्स पुरानी चल रही होती हैं, उनको खत्म करना पड़ता है, उनके लिए एक सनसेट लेजिस्लेशन लेके आना पड़ता है। और या फिर उसमें ऐसा हो जाता है कि जो पुरानी ओल्ड स्कीम्स है उसको हम रिटायर कर देते हैं, नई स्कीम्स ले आते हैं। या जैसे आपने पढ़ा होगा, मैं जब आपको स्कीम्स पढ़ा रहा था इकोनॉमी में, तो कई स्कीम्स को मर्ज कर दिया जाता है। दैट इज ऑल्सो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ मर्जिंग 2 or 3 schemes, it means we are retiring them. So, for instance, the government can change the proportion of revenue collected from direct taxes and indirect taxes. गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस जो सीधा टैक्स लगाया जाता है
इनडायरेक्ट जो सीधा नहीं होता, ये मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं। और इट माइट इंक्रीज द पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो इससे लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर डिफेंस के ऊपर बढ़ाया जा सकता है। जैसे हमारे पास एक कुछ समय पहले ये क्रिटिसिज्म आ रहा था कि हमारे पास जो आर्म्स एंड एमुनिशन नहीं है, हमने जो राउंड्स या गोलियां नहीं खरीदी हैं वो खरीदनी चाहिए थी, या कुछ ऐसे होता है, इनकी भी लाइफ होती है। आपने एक बार को असला खरीद लिया, वो कुछ समय के लिए वैलिड होता है, तो उसको उसी समय में कंज्यूम करना होता है। इसमें इस तरह के इश्यूज भी होते हैं। तो डिफेंस जो बाइंग है ये तो होनी चाहिए, और इंडिया इज वन ऑफ द फ्रंट रनिंग डिफेंस बायर्स इन द वर्ल्ड। एक दो बार तो इंडिया ने टॉप भी किया। तो budget shows receipts and payments of the government under three heads. One is consolidated fund. Consolidated fund क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया हुआ है। आर्टिकल 114(3) के अंडर हमारे पास गवर्नमेंट ने कंसोलिडेटेड फंड बनाया। ये वो फंड है जिसमें सरकार का सारा पैसा आता है। जैसे किसी से लोन लिया, कई तरह के जो टैक्सेस हैं, दे आल्सो गो टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कॉन्टिजेंसी फंड अनफॉरसीन एक्सपेंसेस के लिए होता है, और ये राष्ट्रपति जी के हाथ में होता है। और इसको जो सालाना बजट होता है उसमें उसका कुछ हिस्सा इसके लिए एलोकेट कर दिया जाता है कॉन्टिजेंसी के लिए। पब्लिक अकाउंट फंड वो होता है जिसमें लोगों का पैसा होता है, जैसे सीपीएफ, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग्स वगैरह जो आपकी पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स होती हैं वो। The two parts of the budget are revenue account and capital account. Revenue account, all current receipts such as कैसी taxation. टैक्सेशन में सेंट्रल एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, ये चेंज हो चुका है, जीएसटी आ चुका है। इनके ऊपर सेंट्रल एक्साइज हैज बीन रिप्लेस्ड बाय जीएसटी, कस्टम ड्यूटी इज स्टिल देयर। कॉर्पोरेशन टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। इन डिविडेंड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार का खर्चा है, तनख्वाह देने का खर्चा, अपने अमले फैले का, फौज का, पुलिस का, जो सिविल प्रशासन है इसका, ठीक है ना, जो इसका, या जो हमारे टीचर्स हैं, मतलब कि जितनी सैलरीज हैं वो सारी इसमें से निकलती हैं। कैपिटल अकाउंट, जिसमें कैपिटल रसीट्स, मोटा बल्क रसीट्स इसमें आती हैं, और बल्क एक्सपेंसेस आता है। इसमें कौन सा आता है, कोई आपने डोमेस्टिक लोन लिया है, या कोई किसी फॉरेन कंट्री से लोन लिया है, या वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, वो सारा इसी में आता है। और रिपेमेंट भी उनकी इसी से ही होती है। उसके बाद आ गया एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, एक तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, एक नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ऐसे होता है कि जैसे हमने गवर्नमेंट की सैलरीज पे लगा दिया, ऑफिसर्स की गाड़ियों के ऊपर लगा दिया, ठीक है, दैट इज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। स्पेंडिंग विद द एम ऑफ क्रिएटिंग, तो हमारे पास दो कैटेगरीज में होता है। तो फर्स्ट इज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, कौन सा होता है, जो विकास के लिए, जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया नया, रोड्स बना दी, ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल, स्कूल एक्सेट्रा। और नॉन डेवलपमेंट में कौन सा आता है, उसमें हमारे पास आ जाता है, जैसे आप इंटरेस्ट रिपेमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, इंटरनल एक्सटर्नल लोन वगैरह में पेमेंट कर जाते हो, ठीक है ना, या कोई डिफेंस एक्सपेंडिचर भी, इसको भी हम नॉन डेवलपमेंटल मानते हैं। जितनी हम सब्सिडीज देते हैं वो भी नॉन डेवलपमेंटल ही होती हैं। तो इंडियन बजट मैनेजमेंट में इस दिस दिस तो इस तरह से हम, मतलब कि ये हमारा बेसिक। इंडिया में एक्चुअली प्लान और नॉन प्लान, जो हमारे पास इंडिया में दो तरह का बजट होता है, एक प्लान और एक नॉन प्लान। नॉन प्लान तो वो होता है जो आए साल होना है, प्लान वो होता है जो जब तक प्लानिंग है तब तक चलेगा। आपने ये सुना होगा, एक सर्व शिक्षा अभियान के टीचर हैं, वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, जी हमें पक्के कर दो जी। जो सर्व शिक्षा अभियान के टीचर हैं, उनकी जो सैलरीज है ये प्लान्ड बजट से आती है। मतलब कि सर्व शिक्षा अभियान जब तक चलेगा तब तक उनको सैलरी मिलेगी, बिकॉज दे गेट सैलरीज फ्रॉम एसएसए हेड। एसएसए हेड हमारा कहाँ से चलता है, एसएसए हेड हमारा वर्ल्ड बैंक से चलता है।
वर्ल्ड बैंक के फंड के बेसिस के ऊपर सर्व शिक्षा अभियान चलता है। आपने ये सुना होगा कि टीचर जी रोड्स के ऊपर घूम रहे हैं जी, हमें हम पक्का करो जी, जॉब्स दो। तो वो ज्यादातर वो एसएसए वाले टीचर्स होते हैं। गवर्नमेंट फिर भी उन्हें अकोमोडेट कर लेती है, लेकिन दिस इज ए वेरी टफ टास्क फॉर द गवर्नमेंट। नो वन इन द मीडिया, नो वन इन द पब्लिक, ये जो मैंने आपको बात बोली है, नो वन नोज इट। अगर जानते भी हैं तो ये एक बड़ी समस्या वाली बात हो जाती है कि आपको जॉब जब दी गई है तो सर्व शिक्षा अभियान की दी गई है, उस सर्टिफिकेट के ऊपर, अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर सारा कुछ लिखा होता है कि जब तक पीछे से पैसा आएगा तब तक आपकी जॉब चलेगी, अदरवाइज योर जॉब विल गो। लेकिन बाद में वो हमारे वोट बैंक पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल इश्यूज ऐसे बन जाते हैं जिससे हम ऐसी बातें हो जाती हैं। The next is planned expenditure. Expenditure on central plan. जैसे हमारे पास एग्रीकल्चर, जैसे हाँ हमने बोला था वी हैव गॉट प्लान्ड इकोनॉमी, तो उसमें प्लानिंग में एग्रीकल्चर की प्लानिंग, रूरल डेवलपमेंट की प्लानिंग, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनवायरनमेंट, वेलफेयर स्कीम्स, ये सारे प्लान्ड एक्सपेंडिचर हैं। और जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर हमारे पास वो होते हैं, उनको दो हिस्सों में हम करते हैं डिवाइड, एक रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल। रेवेन्यू में हमारे पास क्या आता है, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट्स या कोई सब्सिडीज, डिफेंस एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। और कैपिटल में जो मोटे खर्चे हैं वो आते हैं। बस ये आप एक हिसाब रख लो इनका। तो ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्लासिफिकेशन। तो प्लान एक्सपेंडिचर, non-plan expenditure not envisaged in 5 years. Public expenditure, plan expenditure which is envisaged in 5-year plan document। तो इसमें दो आते हैं, सेंट्रल प्लान। सेंट्रल प्लान में एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, सोशल सर्विसेज एंड अदर्स, सेंट्रल असिस्टेंस फॉर प्लान एंड अदर स्टेट्स। नॉन प्लान में क्या आ जाते हैं, इसके दो हिस्से होते हैं। नॉन नॉन प्लान इज का मतलब परमानेंट एक्सपेंडिचर, जो होना ही होना है। तो उसमें कौन सा आता है, रेवेन्यू अकाउंट पे इंटरेस्ट पेमेंट आ जाती है। एग्रीकल्चर का कुछ परमानेंट एक्सपेंसेस है, वो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ग्रांट्स टू द स्टेट्स, और डिफेंस रेवेन्यू, इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, एंड देन सब्सिडीज, एजुकेशन, पेंशन और पुलिस। तो ये आप ऐसा तो मतलब प्लान नहीं कर सकते कि जो जी पुलिस है ये 4 महीने काम करेगी, बाद में काम करेगी नहीं। यू नीड पुलिस परमानेंटली, टीचर आपको परमानेंटली चाहिए। तो कुछ चीजें हैं विच आर टू बी रन ऑन परमानेंट बेसिस एंड नॉट ऑन प्लानिंग बेसिस, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ गए। इसी तरह के कुछ कैपिटल हमारे लोन्स जो हम लेते हैं, ठीक है, नॉन प्लान में आ जाते हैं। लोन्स टू द स्टेट्स एंड यूटीज एंड द फॉरेन गवर्नमेंट्स। तो ये हमारे पास, मैंने आपको एक अच्छी इंट्रोडक्शन दे दी है, एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। दिस टेबल इज अ वेरी गुड टेबल। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर इसी टेबल से स्टार्ट होगा। और तब तक के लिए हम वाणी को विराम देते हैं।